नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। गणित का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर के हम आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें टॉप यहाँ पर आपके 50 प्रश्न होंगे, जिसको आप बना सकते हो, बना के देख सकते हैं कि कितना आपका सही हो रहा है। सभी प्रश्न यहाँ पर JCERT जैक के किताब से बनाए गए हैं, जो कि आपको आने की बहुत अधिक संभावना यहाँ से रहेगी, ठीक है। सभी यहाँ पर JCERT जैक के किताब से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप वहाँ जा के देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, दी गई संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? 12, 23, 17 और 38। इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। 12 है, 23 है, 17 है, 38 है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 12 है तो एक नियम में हम 12 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2, और यहाँ पे क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब 6 को फिर 2 से लेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी इसका हम 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3, ठीक है। देखिए, अगर गुणनखंड किए थे और जैसे दो संख्या बराबर होते जाए, जैसे ये, फिर यहाँ पर एक और 3 आ जाता तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता, लेकिन एक सिंगल बच गया, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए, नियम में याद रखिएगा, ऐसे तो आप बना के इस तरह से चेक कर सकते हैं। यदि जोड़ा में, जैसे 2 गुने 2, 3 गुने 3, 5 गुने 5, इस तरह से अगर जोड़ा में मिल गया तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और जोड़ा में नहीं मिलेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि किसी संख्या का, आप सबसे पहले नियम के अनुसार देखिएगा, किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देख के पहचानना है, ये वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें इकाई अंक 3 है, इसमें इकाई अंक 7 है, और इसमें इकाई अंक 8 है, इसलिए इसमें से कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे नोट्स हमने बना दिया है, ट्रिक आपको लिख भी दिया है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्लियर? चलिए, अगला बताइएगा, इनमें से किस संख्या का वर्ग जो है सम संख्या होगा? 33, 35, 67, 109 जो संख्या है, इसमें से किसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वह संख्या सम संख्या आएगा। 33 आएगा, 35 आएगा, 67 आएगा, 109 आएगा, या कोई नहीं, ठीक है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा आप सभी को कि 33 है, 33 है, इसका वर्ग का मतलब 33 गुने 33 करने के लिए कहा जा रहा है कि इसको करने पर क्या आएगा, सम संख्या आएगा कि नहीं आएगा। तो सीधे देखिएगा, 3 तिहाई 9, कभी भी कीजिएगा तो 9 आएगा। और 35 गुने 35, वर्ग मतलब 35 का वर्ग मतलब 35 गुने 35, तो 50 25, ये भी विषम संख्या। तो एक चीज़ आपको याद कर लेना है कि यदि सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम संख्या ही होगा। क्या बोला हमने? कि यदि सम संख्या दिया हुआ है तो उसका वर्ग सम संख्या ही होगा, और विषम संख्या दिया हुआ है तो उसका वर्ग विषम संख्या ही होगा। तो इसमें 33 देखिए विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग विषम होगा। 35 विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग विषम होगा। 67 विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग विषम संख्या होगा। 109 विषम संख्या है, इसलिए इसका वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक है। यानी इनमें से सभी होंगे, ठीक है, इनमें से सभी होंगे, ठीक। तो कोई, यानी इनमें से कौन सा वर्ग सम संख्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये भी विषम संख्या, ये भी विषम, ये भी विषम, यानी सभी विषम संख्या है। तो किस संख्या का वर्ग सम होगा? तो किसी का नहीं, कोई इसमें सम संख्या का वर्ग नहीं है। राइट आंसर ई हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिख दिए हैं, ट्रिक बना दिए हैं कि सम संख्या का वर्ग सदैव ही
सम संख्या होता है, इसमें से कोई भी संख्या सम नहीं है, अतः इसमें कोई भी संख्या का वर्ग सम संख्या नहीं होगा। यदि सम संख्या है उसका वर्ग कर रहे हैं तो सम संख्या होगा, यदि सम संख्या नहीं है उसका वर्ग कर रहे हैं तो सम संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला, इनमें से कौन सा समूह जो समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है? इसमें से कौन सा समूह ऐसा है जो समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, या 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, या 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। कौन सी समूह जो है समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है? ठीक है, देखिए इसमें से तो सबसे पहले आप याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला ग्रुप में देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 8 होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या कहता है? बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजा होता है, अन्य दो छोटी भुजा का वर्ग का योग आपस में बराबर होता है। ठीक है, मतलब दो को छोटी भुजा को वर्ग करके जोड़ लीजिए और एक बड़ा जो भुजा है वो एक तरफ रख लीजिए, दोनों तरफ यदि बराबर आ गया तो समकोण है, अन्यथा नहीं है। यानी कहने का मतलब मेरा होगा, पहला को यदि हम चेक करेंगे तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कहेंगे तो 8 का वर्ग बराबर 2 को बचा यानी 4 का वर्ग, और एक अगला है वो 6 है, 6 का वर्ग। ठीक है, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 6 का वर्ग कितना हो गया 36। ठीक है, तो 64 और इधर कितना आ गया 16 और 36, 36 10 46 52, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं है, इसलिए समकोण त्रिभुज का वर्ग नहीं है। बस यही चीज़ देखना रहता। ठीक है, चलिए सेकंड को जांच कर लेते हैं। तो सेकंड में 5 का वर्ग कितना होगा बताइएगा, 25 हो जाएगा, और ये 3 का वर्ग कितना हो गया 9, बराबर में क्या लिखेंगे 9, प्लस ये 4 का वर्ग कितना हो गया 16। तो देखिए इधर भी 25 बराबर 16 और 9 25 बराबर आ गया दोनों तरफ ना। तो ये समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है, यानी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये समकोण त्रिभुज को निरूपित कर रहा है। ठीक है, अगला को भी अगर आपको चेक करना हो तो इसी तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी है 7, इसलिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 होता है। याद रखिएगा स्क्वायर कम से कम आप लोग 30 तक सभी को याद कर लीजिए एग्जाम में जाने के लिए। ठीक है, 7 का वर्ग 49 हो गया बराबर, देखिए इधर 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और प्लस 6 का वर्ग कितना हो गया 36। ठीक है, तो 49 बराबर कितना हो गया 6 5 11, 2 2 3 5 और 1 6, और 49 और 61 बराबर है नहीं है, इसलिए ये जो है आपको यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निरूपण नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ी संख्या का जो वर्ग होता है, बड़ी संख्या का जो वर्ग होता है अन्य दो संख्याओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। अगर बराबर हो जा रहा होगा तो सम संख्या को निरूपित कर रहा है, और बराबर नहीं हो रहा है तो सम संख्या को निरूपित नहीं कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे 64 और 52 आ रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है इसलिए सम संख्या को नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें देखेंगे 25 और 25 दोनों बराबर हो रहा है, इसलिए सम संख्या को निरूपित कर रहा है, तो इसलिए टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज का पहचान कर सकते हैं। चलिए इसमें से बताइएगा, एक और प्रश्न नीचे हम आपको दे ही दिए हैं, आप बना के बताइएगा कि इसमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज को निरूपित करता है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नियम क्या कहता है, इसमें सबसे बड़ी भुजा सबसे पहले देखिए 3, तो 3 का वर्ग बताइए कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा 9 होगा, और यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, यानी 9 बराबर 5 आ रहा है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए इसमें देखिएगा सेकेंड वाला में देखेंगे सबसे बड़ी भुजा 4 है, तो 4 का वर्ग कितना होता है बताइएगा 16। ठीक है, अब 16 का ये 2 का वर्ग कितना हो गया 4, और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 16 और बराबर में इधर आ 13, क्या ये दोनों बराबर है नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या है समकोण त्रिभुज का वर्ग नहीं है। चलिए नेक्स्ट को भी हम लोग इसी तरह से जांच कर लेते हैं सिर्फ जल्दी जल्दी में। तीसरा को जांच करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है बताइएगा 169 लिख दिए, और 5 का स्क्वायर कितना होगा बताइए 25 होगा, और 12 का स्क्वायर कितना होता है याद रखिएगा 144 होता है। ठीक है, तो 169 बराबर 144 और 25 4 5 9 4 2 6, और यहाँ पर 1 का 169 बराबर 169, दोनों तरफ बराबर हो गया ना। तो ये समकोण त्रिभुज का वर्ग निरूपित कर रहा है। तो किस में समकोण त्रिभुज बना 3 वाले में बना है। तो इसी तरह से आप चेक करके देख लीजिएगा, अगर बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो समकोण त्रिभुज है, बराबर नहीं होता है समकोण त्रिभुज नहीं है। क्लियर हो जाइएगा एकदम। ठीक है, चलिए अगला, इनमें से कौन सी संख्या का गुणनखंड 15 नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें जो 4 संख्या है 30,
45, 51, 60 कौन संख्या का गुणनखंड 15 नहीं है? देखिए गुणनखंड वही संख्या होता है जिससे वो खंड हो जाए, टुकड़ा हो जाए। तो 15 से जो खंड हो जाएगा वो 15 का गुणनखंड है, और 15 से जो खंड या टुकड़ा नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा, वो 15 का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है पूछा है, तो 30 बताइए 15 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 15 दूनी 30, ये गुणनखंड है। 45 15 से लगेगा नहीं, 15 तिया 45, यह 15 का गुणनखंड है। 51 15 के पहाड़ा में कभी भी आएगा नहीं, आएगा, इसलिए ये 15 का गुणनखंड नहीं है। 60 देखेंगे तो 15 चौके 60, 4 बार में कट गया, ये 15 गुणनखंड है। आपसे पूछा था कौन गुणनखंड नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिएगा 5 का गुणज है, आपको बताना है कि इसमें कौन 5 का गुणज है, 5, 10, 15 या सभी। ठीक है, गुणज मतलब गुना की संख्या 5 का, तो 5 का पहला गुणज 5 हो गया, दूसरा 5 का 10 हो गया, तीसरा 5 का 15 हो गया, चौथा 5 का 20 हो गया, पाँचवा 5 का 25 हो गया। पहाड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें कौन 5 का गुणज नहीं है, तो 5 का गुणज है 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, नहीं राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें सभी 5 के पहाड़ा में आ रहे हैं, इसलिए सभी जो है 5 के गुणज हैं। क्लियर हो गया आप लोग सभी को? चलिए अगला प्रश्न है, अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 अभिजीत ने शर्ट के लिए 2 मीटर 65 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ज्ञात कीजिए कि अभिजीत ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा। इसी तरह का प्रश्न आपको जैक के एग्जाम में आते हैं, आप आश्वस्त रहिए। देखिए बहुत लोगों की शिकायत है कि आपका JCRT का है, बहुत लोगों को ऐसा कर रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए आपका JCRT जैक किताब से बाहर नहीं जाने जा रहा है। बहुत लोग आपको JSSC लेवल का, JPSC लेवल का, BPSC लेवल का पढ़ा रहे हैं, जो उनका चलता है सब्जेक्टेड के नाम पर। तो आप वैसे चीज़ को देख रहे हैं तो आपका वो धोखा हो रहा है। आपको यहाँ पर जैक का किताब देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो बाहर का जा रहे हैं तो आपका एग्जाम कहीं ना कहीं ख़राब न चल जाए। ठीक है, इसलिए आपको JTET के लिए, जैक का किताब के लिए आपको JCRT जैक का नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, अंतिम तक आपको हम बता देते हैं, बाकी आपको जो है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, अभिजीत ने शर्ट के 2 मीटर 65 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 मीटर 65 सेंटीमीटर क्या खरीदा यहाँ पे शर्ट के लिए, और पैंट के लिए 2 मीटर 55 मीटर 2 मीटर 55 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, अभिजीत ने कुल कितना मीटर कपड़ा खरीदा। चलिए सेंटीमीटर बात करते हैं। 5 5 10, 6 5 11 और 1 12। 12 का हम 120 नहीं लिख सकते हैं, 12 का 12 लिखेंगे, लेकिन एक जो हुआ 120 यानी 100 यानी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है। ठीक है, तो 120 हो गया, तो 20 सेंटीमीटर लिखेंगे और एक जो है इसमें हासिल के रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 और ये 1 हो जाएगा 5, यानी 5 मीटर 20 सेंटीमीटर वो कपड़ा खरीदा। 5 मीटर 20 सेंटीमीटर बी में है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, मोनिका ने बैंक से 1575 रुपये की निकासी की। उसने रुपये 750 रुपये 50 पैसे खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, रुपये बचे हैं, आपको बताना है। ठीक है, 1575 रुपये निकाली थी, जिसमें से उसने क्या कि 750 रुपये उन्होंने 750.50 पैसे खर्च कर दिए। अब उनके पास क्या बचा, 0। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 0 गया 0। ठीक है, अब 4 में से 4 गया 0। अब यहाँ बच गया 7 में से 5 गया 2 और 15 में से 7 गया 8, यानी 824 रुपये 50 पैसे उनके पास बचे हैं। 824 रुपये 50 पैसे बी में ऑप्शन है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 360 डिग्री का कोण कहलाता है, बताइएगा। ज्यामितीय आकृति स्थानिक समस्या, यहाँ से एक प्रश्न रहेगा और यह क्लास 6 का एक्सरसाइज 11 में जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण या न्यून कोण। ठीक है, तो 360 डिग्री का कोण जो कहलाता है वो संपूर्ण कोण के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर संपूर्ण कोण हो जाएगा। एक समकोण का मान होता है, एक समकोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 या 172। ठीक है, तो एक समकोण यानी कितना होता है, एक समकोण यानी 90 डिग्री होता है। एक समकोण का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, एक समकोण का आधा कितना होता है, बताना है आपको। एक समकोण का आधा कितना होता है, एक समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, और उसका आधा आधा मतलब 1/2 होता है। 2 से ये कटेगा कितना, 45 बार 45 डिग्री, यानी एक समकोण का आधा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। राइट आंसर इसका सी हो गया। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसकी माप क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है, आपको बतलाना है। समबाहु है, विषमबाहु है, समद्विबाहु है या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, 2 भुजा बराबर हो रही है, 7 7 यानी 2 भुजा बराबर,
और एक भुजा बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज किस में आंसर है? सी में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप आपस में बराबर होती है उसको क्या कहते हैं? समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, कोई नहीं। ठीक है, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप आपस में बराबर, दो भुजा बराबर, बराबर के लिए होता है सम, दो के लिए होता है द्विव, समद्विव बाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु, जिसमें दो भुजा बराबर होगा उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा है? समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा है? 1, 2, 3 या 4? ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजा बराबर है, इसलिए इसकी 3 सममिति रेखाएं हो जाएगी। कितनी सममिति रेखा हो जाएगी? 3 सममिति रेखा हो जाएगी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा वाले आयत का परिमाप ज्ञात करें। 30 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा वाले आयत का परिमाप ज्ञात करें। आयत का परिमाप बराबर अगर सूत्र से चलिएगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई है 30 और चौड़ाई है 20, तो 2 इंटू 30 और 20 50 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो गया। 100 सेंटीमीटर किस में है? सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो गया। इस तरह से देखिए, बिना सूत्र के मदद से बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। 20, 30, 50, 20, 70 और 30, 100, ये सभी को जोड़ देंगे तो मेरा परिमाप हो गया। और सूत्र की मदद से बनाना चाहते हैं तो आपको सूत्र अभी ऊपर बताए हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 49 मीटर स्क्वायर है, उस वर्ग का भुजा का मान ज्ञात कीजिए। 6, 7, 8 या 9 क्या होगा? ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 49 मीटर स्क्वायर। अब भुजा बराबर कितना हो जाएगा? तो भुजा बराबर अंडर रूट हो जाएगा 49। 49 का वर्ग कितना होता है? 7 मीटर। राइट आंसर 7 मीटर हो जाएगा। 7 मीटर किस में? बी में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला, एक कमरा वर्ग के आकार का 10 गुने 10 माप का है, इसमें 2 मीटर गुने 1 मीटर साइज का टाइल्स लगवाना है। कुल कितने टाइल्स लगेंगे? ठीक है, 40 टाइल्स, 50 टाइल्स, नीचे है आपका 60 टाइल्स, 70 टाइल्स। ठीक है, टाइल्स की संख्या बराबर क्या होता है? टाइल्स की संख्या बराबर हो जाएगा, आपको जो कमरा है, कमरा के जो क्षेत्रफल है उसको पहले निकाल लीजिएगा। तो कमरा का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 10 गुने 10, और जो टाइल्स का क्षेत्रफल है, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, उसको निकाल लीजिएगा तो भाग दे दीजिएगा उससे, तो 2 मीटर गुने 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 पचे, ये 10 हो गया और ये 10 बच गया। ठीक है, तो 5 दही हम कितना हो गया? 50, यानी 50 को टाइल्स लगेगा। राइट आंसर इसका बी हो गया, 50 टाइल्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन समतुल्य भिन्न का समूह है? इसमें कौन समतुल्य भिन्न का समूह है? 1/2, 2/4, 3/6, 3/4, 6/8, 9/12, 5/7, 10/14, 15/21 या सभी होगा। ठीक है, समतुल्य भिन्न कौन सा भिन्न को कहते हैं? तो जिस भिन्न का मान आपस में, सभी भिन्न आपस में बराबर हो जाएंगे उसको हम लोग समतुल्य भिन्न कहेंगे या बराबर भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 तो ऑलरेडी 1/2 रहेगा, लेकिन 2/4 में 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, देखिए इसको भी हल किए तो 1/2 ही आया। 3/6 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी हल कितना है? 1/2। तो ये सभी भिन्न आपस में बराबर हैं, इसलिए ये समतुल्य भिन्न है, तो पहला समतुल्य भिन्न है, चेक हो गया। चलिए दूसरा को भी हम चेक करेंगे। 3/4 ये तो नहीं कटेगा, 3/4 ही रह जाएगा। 6/8, ठीक है, तो 2 से हम देखते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, इसका भी हल किया तो 3/4 ही आ गया। 9/12 को देखेंगे तो 3 से देखेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4 ही आ गया ना। इसलिए ये सभी आपस में बराबर हो गए, इसलिए क्या है? आपका समतुल्य भिन्न है। क्लियर? चलिए अब आगे देखिएगा। 5/7, 10/14, 15/21, तो 5/7 तो ऑलरेडी 5/7 हो गया। 10/14 तो 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, तो 5/7 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 5 से 5 तिया 15, 5 सत्ते, यहाँ पे देखिएगा 5 तिया 15, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, 5/7 ही रह गया। तो ये भी आपस में बराबर हो गया, यानी पहला भी समतुल्य भिन्न है, बी भी समतुल्य भिन्न है, सी, यानी राइट आंसर डी, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। समतुल्य भिन्न का समूह है, समतुल्य भिन्न का समूह है, क्या है बताना? 3/6, 6/12, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये समतुल्य भिन्न है। 7/4, 8/5, ये दोनों अलग अलग है, समतुल्य भिन्न नहीं है। 6/12, 14/18, ये भी समतुल्य भिन्न नहीं है, तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, समतुल्य भिन्न का।
43 डिग्री का कोण कहलाता है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण कोई नहीं, ठीक है। तो 0 डिग्री से लेके 90 से नीचे यानी 0 से लेके 89.9 तक का कोण क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। यानी 0 से अधिक और 90 से कम, 90 से कम जितना होगा वो न्यून कोण जाएगा। तो 43 90 से कम वाला है, इसलिए न्यून कोण की श्रेणी में जाएगा, ठीक है। 110 डिग्री का कोण है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच वाला को न्यून कोण और 90 से लेकर ऊपर 180 के बीच, 90 से 180 के बीच इसको कहेंगे हम लोग अधिक कोण। तो 110 डिग्री जो है 90 और 180 के बीच पड़ेगा, इसलिए ये अधिक कोण की श्रेणी में जाएगा। अधिक कोण सी में लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 90 डिग्री का कोण है समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या कोई नहीं, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है बताइए, समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। क्लियर। 10 से विभाजित संख्या है, इसमें कौन सी संख्या है जो 10 से विभाजित है, 10 से विभाजित संख्या है, ठीक है। 68 57 30 सभी। देखिए याद रखिएगा, कोई भी संख्या 10 से तभी विभाजित होगा जब उसका इकाई अंक सम संख्या हो, जब उसका इकाई अंक 0 हो। जब उसका इकाई अंक 0 होगा वही संख्या 10 से विभाजित हो, बाकी कोई संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी, भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें इकाई अंक 8 है, इसलिए 10 से विभाजित नहीं है। 7 है, 10 से विभाजित, 0 है, ये 10 से विभाजित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 10 से विभाजित संख्या है बताइएगा आप सभी को। तो हमने बताया था 10 से विभाजित संख्या वही होगा जिसका इकाई अंक 0 हो। तो ये 0 है इकाई अंक, इसलिए ये 10 से विभाजित है। इसका भी इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है। इसका ये 10 से विभाजित, राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा। 3 घंटियाँ क्रमशः 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल में बजती है। ये तीनों घंटियाँ एक साथ कब बजेगी। देखिए जब ये बराबर अंतराल में बजने वाला जब भी प्रश्न आ जाए तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। इस तरह का प्रश्न हर बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 5 से कितने बार हो जाए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15 अब नहीं जाएगा। 5 दूनी 10, 10 या 30, यानी 30 मिनट के बाद वो घंटी बजेगी। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 10 मिनट के 30 मिनट के बाद, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप जेसीईआरटी जैक का किताब का यदि आप प्रैक्टिस सेट बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का बना हुआ हर सब्जेक्ट का पीडीएफ और वीडियो तैयार है। आपका सिलेबस के आधार पर आप यहाँ से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले तक आप जेसीईआरटी जैक का पीडीएफ पढ़ करके ही जाइएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।